तो हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर जा रही होगी और मेरा स्क्रीन भी आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो मेरी आवाज़ में या मेरे स्क्रीन शेयरिंग में तो आप मुझे बता सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, कि ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के क्या फायदे हैं। और अभी भी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पे ही चल रहे हैं। मैं आपसे ऑनेस्ट रहूंगा, अभी भी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पे ही चल रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिकल पार्ट नहीं किया है। तो मे बी अगर कुछ ऐसी चीजें हों जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप मेक श्योर रहिए कि वो प्रैक्टिकल्स करते ही सारी कुछ समझ में आ जाएंगे आपको। तो हम लोग आते हैं नए चीज पे, लाइक व्हाट आर फीचर्स ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम है, हम इसके एडवांटेजेस भी समझ गए हैं और ये बेसिकली ये करता क्या वो भी समझ गए। अब हम कुछ फीचर्स भी इसके जानते हैं कि आखिर सेलेनियम के क्या फीचर होते हैं। सबसे पहला फीचर है ओपन सोर्स, और यही सबसे मेन फीचर भी है। सेलेनियम ओपन सोर्स है, इट मींस सेलेनियम फ्री है, पेड वर्जन नहीं है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री है। और ये कोई भी यूज कर सकता है ऑब्वियसली, अगर फ्री है तो कोई लाइसेंस कोई पेड नथिंग, कुछ भी वैसा जरूरत नहीं पड़ता है। सेकेंड फीचर हमारा है क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट। क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट का मतलब ये है कि आप मल्टीपल ब्राउजर्स पे आप टेस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्रोम पे ही आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर पाओगे या फिर आप सिर्फ एज पे ही कर पाओगे या फायरफॉक्स भी कर पाओगे, नहीं, ये तरह तरह के ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। ये क्रोम भी सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स भी करेगा, एज भी करेगा, सफारी भी करता है, ओपेरा भी करता है। बट हम सभी जानते हैं कि अभी के डेट में मार्केट में क्रोम ने मैक्सिमम मार्केट इसी ने कैप्चर किया हुआ है। नाउ क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, अभी ब्राउजर तक तो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सिर्फ विंडोज लैपटॉप पे ही आप कर सकते हैं, नहीं। आप विंडोज पे भी आप सेलेनियम के कोड को रन कर सकते हैं, आप मैक पे भी कर सकते हैं, आप लिनक्स पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप अलग अलग, अगर आपके पास अगर कोई भी सिस्टम है, आप उन सभी सिस्टम पे आप अपने सेलेनियम कोड को रन कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाँ, सेलेनियम सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम नहीं करता है। अगर आपको पाइथन आता है, आप पाइथन का यूज करके भी आप सेलेनियम की कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपको जावा आता है, आप उससे भी सेलेनियम की कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आता है, कोटलिन आता है, रूबी आता है, सी आता है, सी शार्प आता है, कोई भी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो सेलेनियम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। अब आते हैं सपोर्ट्स मल्टीपल फ्रेमवर्क। जो न्यू कमर है या जो बिगिनर है, मे भी शायद उन्हें फ्रेमवर्क के बारे में अभी ना पता हो, बट मेक श्योर रहिए कि आपको ये आने वाले सेशंस में समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप बस ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ लीजिए। जो फ्रेमवर्क हमारा है वो सेलेनियम बहुत तरह के फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। लाइक मार्केट में बहुत तरह तरह के फ्रेमवर्क्स है, टेस्ट एनजी हो गया, जे यूनिट फ्रेमवर्क हो गया, कुकुम्बर फ्रेमवर्क हो गया। कुकुम्बर फ्रेमवर्क बेसिकली हम लोग देखने भी वाले हैं, हमारे कोर्स कंटेंट में है। टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क भी हम लोग देखने वाले हैं, हमारे कोर्स कंटेंट में है। जे यूनिट फ्रेमवर्क एक बहुत ही पुराना वर्जन है और इसे अब कोई भी यूज नहीं करता है। टेस्ट एनजी जो है वो आपका जे यूनिट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। टेस्ट एनजी आपका जे यूनिट का ही अपग्रेडेड वर्जन है, तो टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क ही अब यूज किया जाता है। ओके, पाइटेस्ट फ्रेमवर्क भी आपका हो गया। तो पाइटेस्ट फ्रेमवर्क भी आपका सपोर्ट करता है सेलेनियम हमारा। तो इस सारे मल्टीपल फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट मिलता है। ओके, ये हमारा सेलेनियम के फीचर है। इंटीग्रेशन फ्रेंडली, हाँ, अगर आप सेलेनियम पे काम कर रहे हैं तो सेलेनियम काफी समय पहले से है इस मार्केट में, और इसीलिए ये बहुत सारे अदर टूल्स के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। अगर आपको जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करना है, मैवन के साथ, मतलब मैवन एक तरीके का प्रोजेक्ट होता है और हम लोग वही प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं आने वाले सेशंस में। तो जेनकिंस हो गया, मैवन हो गया, गिट हो गया, डॉकर हो गया, सी आई सी डी टूल्स हो गए, तो सेलेनियम हमारा इन सभी टूल्स के साथ बहुत ही इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। आपको ज्यादा इसमें मतलब परेशानी नहीं होती। अगर आप नए टूल्स की बात करें जैसे प्लेराइट हो गया या वेब ड्राइवर आई हो गया, तो ये नए टूल्स अभी भी इस प्रोसेस में कि वो परफेक्टली इंटीग्रेट हो पाए, उनको इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन सेलेनियम का बहुत वेरी इजी प्रोसेस है। अब जिन्हें, अगेन आई एम सेइंग, जो भी बिगनर्स हैं जिन्हें जेनकिंस या मैवन या गिट इन सब के बारे में नहीं पता है, तो आने वाले टाइम में सारी की चीजें क्लियर हो जाएंगी हमें, ठीक है। ना वेब ड्राइवर एपीआई, अब सेलेनियम के अंदर एक वेब ड्राइवर होता है। ओके,
ऑब्वियसली अभी मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ तो शायद ना पता हो फॉर बिगिनर्स, बट सेलेनियम में एक वेब ड्राइवर नाम की चीज होती है, और वो वेब ड्राइवर ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एप्लीकेशन में इंटरेक्ट। वो वेब ड्राइवर ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एप्लीकेशन में हर तरीके से हर जगह से इंटरेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एप्लीकेशन में कोई टेक्स्ट बॉक्स है या कोई चेक बॉक्स है, कोई बटन है, तो उस चीज से इंटीग्रेट कौन करेगा, उस चीज से रिलेट कौन करने जाएगा? आपने तो सेलेनियम में कोड लिख दिया, वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर ही वो ऐसी चीज है, सेलेनियम के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हम अपने एप्लीकेशन के किसी भी किसी भी एलिमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट वी हैव वन मोर फीचर विच इज हेडलेस टेस्टिंग। और ये फीचर, अगर आप रियल टाइम की बात करें, जैसे कि अगर आप अभी अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अगर आप रियल टाइम की बात करें, तो ये फीचर उतना उतना मतलब उतना इस फीचर का यूज नहीं होता है। बिकॉज आपने अगर कुछ कोड लिखा है तो आप उसे अपने आंख के सामने देखना चाहोगे, करेक्ट, कि वो कोड कैसे काम कर रहा है, कहाँ कैसे क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो आप अपने आंख के सामने देखना चाहोगे। लेकिन जब आप अपने कोड को गिटहब पे डालोगे या फिर आप जेनकिंस पे इंटीग्रेट करोगे, तो वहां पे तो कोई यूआई नहीं है, वहां तो कोई ब्राउजर तो ओपन नहीं हो रहा है। इसीलिए ये हेडलेस फीचर इंपॉर्टेंट है। हेडलेस फीचर का मतलब ही ये होता है कि आपको सामने यूआई नहीं दिखेगा, आपको कोई क्रोम ब्राउजर ओपन होते हुए नहीं दिखेगा, आपको कोई भी वेबसाइट कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बैकएंड में ये कहीं ना कहीं आपका वो कोड रन कर रहा है, और वो कोड आपका टेस्ट कर रहा है कि आपकी सारी चीजें सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये आपका हेडलेस फीचर हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर कोई भी टूल हेडलेस फीचर सपोर्ट नहीं करता है तो उस टूल को आप मैक्सिमम टाइम सर्वर पे इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वर पे कोई बैठ के नहीं देखेगा कि हम कितनी देर तक बैठ के देखते रहे। कितने सारे ऐसे टेस्ट स्क्रिप्ट्स होते हैं जो एक एक घंटे दो दो घंटे चलते हैं, तो उतनी देर कौन वहां बैठेगा, करेक्ट। सो ये हमारा एक बेनिफिट है हेडलेस टेस्टिंग का। उसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ये एक वेबसाइट है, वेलकम टू ऑटोमेशन विद रोहित। एंड ये वेबसाइट मैंने डिजाइन की है, खुद से मैंने इस पूरी वेबसाइट को बनाया है। और जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल्स करने लगेंगे, तो इस वेबसाइट का ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और इसके क्रेडेंशियल्स भी आपको शेयर कर देंगे। और जब तक ये वेबसाइट है, लाइफ टाइम आपको इस वेबसाइट का एक्सेस रहेगा। ओके। सो ये वेबसाइट मैंने आखिर बनाया क्यों, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। क्या होता है कि जब मैं अपने इनिशियल डेज में ट्रेनिंग दे रहा था, तो दिक्कतें ये आ रही थी कि वेबसाइट में बहुत सारे तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, करेक्ट। टेक्स्ट बॉक्स भी है, रेडियो बटन्स भी है, चेक बॉक्स भी है, ड्रॉप डाउन्स भी है। ड्रॉप डाउन्स भी अलग अलग तरीके के हैं, शैडो डोम एलिमेंट्स हैं, आपको आई फ्रेम्स है, न्यू टैब है, न्यू विंडो है, वेब, बहुत सारी तरह के एलिमेंट्स हैं। अब मैं जब ट्रेनिंग देता था तो दिक्कतें ये आती थी मेरे साथ कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मुझे हर एक चीज के लिए एक नई वेबसाइट, एक नई डेमो वेबसाइट को खोजना पड़ रहा था, करेक्ट। क्योंकि हर वेबसाइट पे आपको सारी चीजें तो मिल नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने ये वेबसाइट डिजाइन की है। एंड इस वेबसाइट पे आपको हर एक चीज मिलेगी। यू सी, ऑटोमेशन प्रैक्टिस वेब एलिमेंट्स, यहाँ इनपुट बॉक्स भी है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, स्टैटिक ड्रॉप डाउन क्या होता है, स्पैन ड्रॉप डाउन कैसा होता है, कैसे हैंडल करते हैं, डायनेमिक ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल हम लोग कर सकते हैं, डेट पिकर, फाइल अपलोड, और नॉट ओनली सिंगल फाइल अपलोड, इवन मल्टीपल फाइल अपलोड्स भी हम लोग देखेंगे, जो कि आपको हर कोर्स में नहीं बताया जाएगा। शैडो डोम एलिमेंट कैसे हैंडल करना है, अलर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, माउस ओवर, डबल क्लिक। इस वेबसाइट में आपको हर एक चीज मिलेगी, और आप इस वेबसाइट पे आप वो सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। okay? मैं भी आपको मोस्टली इन वेबसाइट्स पे आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग ऑटोमेशन करेंगे इस वेबसाइट पे। ओके, कमिंग बैक टू अवर पीपीटी। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ सेलेनियम? अगर हम सेलेनियम पे काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज अच्छी ही हो उसमें, कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। आखिर वो लिमिटेशंस क्या है? आखिर सेलेनियम में भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ही ना। देखते हैं वो प्रॉब्लम्स क्या है। ओनली फॉर वेब एप्लीकेशंस और एपीआई। आप सेलेनियम का यूज सिर्फ और सिर्फ वेब एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं या एपीआई के लिए कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन में एज है, या ये फाइल एक्सप्लोरर है, जूम है, पावर पॉइंट है, तो आप इन सब को आप नहीं कर पाओगे। ओके, हम इन सब चीज़ों को हम ऑटोमेट नहीं कर सकते। या फिर आप मोबाइल के नेटिव एप्लीकेशन ऑटोमेट नहीं कर सकते हो।
बट हाँ, अगर आपको करना है तो आपको एक और टूल की जरूरत पड़ेगी जिसे हम एपीएम बोलते हैं। आपको एक और टूल की जरूरत पड़ेगी जिसे हम एपीएम बोलते हैं। बेसिकली एपीएम एक सर्वर होता है, और एपीएम बेसिकली खुद एक अलग ही टॉपिक है मोबाइल टेस्टिंग के लिए। आजकल मार्केट में मोबाइल टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मोबाइल टेस्टिंग के लिए एक अलग ही टूल होता है। तो उसके लिए अलग बैचेस मेरी चलती हैं एपीएम के लिए, मैंने जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। सेकेंड थिंग, नो बिल्ट इन रिपोर्टिंग। सेलेनियम में आपके पास बिल्ट इन रिपोर्टिंग नहीं है। आपको खुद से अलग अलग टूल को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको या तो टेस्टेंजी रिपोर्ट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या एक्सटेंड रिपोर्ट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या एलओ रिपोर्ट। तो ये अलग से हमें प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे सेलेनियम में, और तभी हम रिपोर्ट्स की जनरेशन कर पाएंगे। सेकेंड थिंग है नॉट हैविंग सपोर्ट फॉर कैप्चा। कैप्चा तो हम सभी लोग जानते हैं। कैप्चा को ऑटोमेट सेलेनियम नहीं कर सकता है। और नॉट नॉट ओनली अबाउट सेलेनियम, एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी ऑटोमेशन टूल मार्केट में कैप्चा को ऑटोमेट नहीं कर सकता है। एंड यस, दिस इज द मेन पर्पस। कैप्चा का मेन पर्पस ही ये होता है कि वो ऑटोमेट ना हो सके। कैप्चा इसीलिए तो बनाया गया है। कैप्चा इसीलिए बनाया गया है कि हम ये चेक कर सकें कि हाँ, कोई भी ऑटोमेशन नहीं हो रहा है। अगर जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी गाइस। सो या, नॉट हैविंग सपोर्ट फॉर कैप्चा। कैप्चा हम सभी जानते हैं कि कैप्चा क्यों होता है। कैप्चा इसीलिए बनाया ही गया है कि हम ये चेक कर सके कि कोई रोबोट तो काम नहीं कर रहा है आखिर इस एप्लीकेशन पे, इसलिए आप कैप्चा को तो ऑटोमेट नहीं कर सकते। ये एक ड्रॉबैक सेलेनियम का मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी ऑटोमेशन टूल कैप्चा ऑटोमेट नहीं कर सकता। अगेन, नो बिल्ट इन टेस्ट मैनेजमेंट। नो बिल्ट इन टेस्ट मैनेजमेंट। सेलेनियम के अंदर खुद के बिल्ट इन टेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप लोग जीरा या टेस्टवेल के बारे में जानते होंगे, तो हमें टेस्ट मैनेजमेंट के लिए अलग से टूल्स की यूज करनी पड़ती है। करेक्ट, जीरा का या टेस्टवेल का यूज करना पड़ता है। और डायनेमिक वेब हैंडलिंग। सो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई डायनेमिक एलिमेंट है आपके एप्लीकेशन में, या आईफ्रेम है, उन्हें हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, कभी कभार ऐसा होता है सेलेनियम में। वो आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी सेलेनियम की जो मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं सेलेनियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। ओके, सेलेनियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। नाउ, द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज सेलेनियम आईडीई। सेलेनियम आईडीई, इट इज यूज्ड मेनली फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक। अब जो सेलेनियम आईडीई है हमारा, उसका अब कहीं भी यूज नहीं होता है। ओके, वो अभी भी है मार्केट में, नो डाउट, लेकिन इसका अब यूज कहीं नहीं होता है, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग और प्लेबैक की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमने रिपोर्ट को अगर मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा टेस्ट केस फेल कर रहा है, कहाँ फेल कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड एंड प्लेबैक की जरूरत नहीं, बट हमें ये नॉलेज होनी चाहिए फॉर दोज जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं इंटरव्यू पर्पज के लिए। उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इंटरव्यू के लिए इस कोर्स को ज्वाइन कर रहा है, फॉर श्योर उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आईडी बेसिकली रिकॉर्ड एंड प्लेबैक टूल था सेलेनियम की तरफ से। उसमें आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ एक प्लगइन होता था, जो कि आप अपने क्रोम में एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते थे, और वहां से वो आपका जो भी आप कर रहे हो एप्लीकेशन में, वो सारा कुछ रिकॉर्ड एंड प्लेबैक करता था। सेलेनियम आरसी, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले सेलेनियम आरसी का यूज होता था वेब ड्राइवर की जगह पे। पहले सेलेनियम आरसी का यूज होता था वेब ड्राइवर की जगह पे। और जैसे अभी वेब ड्राइवर इस चीज में फायदेमंद है कि हम वेब ड्राइवर का यूज करके मल्टीपल एलिमेंट्स को हैंडल करते हैं। लाइक अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करवाना है या रेडियो बटन्स पे क्लिक करवाना है, तो हम किस तरीके से वेब ड्राइवर का यूज अभी करते हैं। पहले आरसी का यूज होता था, लेकिन अब ये ओल्डर टूल हो चुका हुआ है, डिप्रिकेटेड हो चुका हुआ है, और अब मार्केट में वेब ड्राइवर आ चुका है। नाउ, व्हाट इज सेलेनियम वेब ड्राइवर? अभी मार्केट में सेलेनियम वेब ड्राइवर ही चल रहा है। अगर आप कभी भी, अगर आप कोई इंटरव्यू देते हो या आपका कोई प्रोजेक्ट पे सेलेनियम पे काम हो रहा है, तो दैट्स नॉट ओनली सेलेनियम, दैट इज एक्चुअली सेलेनियम वेब ड्राइवर। कहीं पे भी ग्रिड का या आरसी का या आईडी का यूज नहीं होता, सेलेनियम वेब ड्राइवर ही होता है। हम लोग शॉर्ट में सेलेनियम बोलते हैं।
सो बेसिकली वेब ड्राइवर एक पावरफुल टूल है, पावरफुल एपीआई टूल है, जो कि डायरेक्टली आपके ब्राउजर में जाता है और आपके एलिमेंट से इंटरेक्ट करता है, चाहे वो एक टेक्स्ट बॉक्स हो, बटन हो, ड्रॉप डाउन हो, कुछ भी हो। ये हर तरीके के मेजर ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। और ये सेलेनियम आरसी से फास्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक अपग्रेडेड वर्जन है, ये सेलेनियम आरसी से फास्ट है, और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है, हमारा सेलेनियम वेब ड्राइवर। एक लास्ट टूल भी है हमारा, सेलेनियम ग्रिड। तो बेसिकली जो सेलेनियम ग्रिड हमारा, गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड अगेन। या, हाँ, ओके। ये जो हमारा सेलेनियम ग्रिड है, ये सेलेनियम ग्रिड हमारा मल्टीपल मशीन्स में रन करने के लिए यूज किया जाता था, मल्टीपल मशीन्स में या मल्टीपल ब्राउजर्स में। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो हम लोग पैरेलल टेस्टिंग कर सकते थे ग्रिड का यूज करके। लेकिन अब क्या है कि हमें सेलेनियम ग्रिड की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब हम क्या करते हैं, हम लोग सिंपली हम टेस्टएनजी का यूज करते हैं, और टेस्टएनजी के यूज से ही हम लोग पैरेलल टेस्टिंग कर सकते हैं। अब हमें कोई भी जरूरत नहीं है सेलेनियम ग्रिड का यूज करने की, सीधा हम लोग टेस्टएनजी का यूज करेंगे, पैरेलल टेस्टिंग उससे हो जाएगी, मल्टीपल मशीन्स पे भी आप कर सकते हैं। अब ये हमारा मेन पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो, आर्किटेक्चर ऑफ सेलेनियम। ये हमारा बहुत ही मेन पार्ट है। और उसके बाद फिर हम लोग सेटअप पे आ जाएंगे, किस तरीके से हमको सेलेनियम का सेटअप करना है, किस तरीके से हमको जावा का सेटअप करना है, सारा कुछ हम लोग कर लेंगे। बट उससे पहले हम लोग सेलेनियम का आर्किटेक्चर समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है हमारा सेलेनियम। सो, ऑन वन मोर थिंग, जो भी लोग यहाँ पे इंटरव्यू पर्पज के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज चाहे आप बिगनर हो या आप एक्सपीरियंस पर्सन हो, उससे मतलब नहीं है। आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आखिर सेलेनियम का आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। तो हमारा ये सिंपल सा जवाब है। बहुत जगह आप जाओगे तो आपको एक बहुत ही लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको जवाब मिलेगा, जो ना उन्हें खुद समझ में आता है जो समझा रहे हैं, ना समझने वाले को समझ में आता है। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा जवाब बना रखा है यहाँ पे। हमारा जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है, वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। नाउ अब हम फटाफट देखते हैं कि आखिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है। अब हम समझने की इस चीज की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमारा क्या होता है। एक सेकंड आप मुझे दें, मैं अभी अपने सिस्टम में व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, मैं आपको वहां पे अच्छे से समझा पाऊंगा इस चीज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा ये व्हाइट बोर्ड देख पा रहे होंगे। अब मान लेते हैं कि आपका लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप या ब्राउजर, आप जो कहिए, ये आपका ब्राउजर है या लैपटॉप है, और ये आपका कोड है। ओके, या इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं, ज्यादा समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये आपका कोड है, ये जो आपने सेलेनियम स्क्रिप्ट लिखा, मैं इसको एस कर देता हूँ, ये आपका सेलेनियम स्क्रिप्ट हो गया। और मैं इसको बी कर देता हूँ, ये आपका ब्राउजर हो गया। ओके, अब आपने यहाँ पे जो भी सेलेनियम के कोड लिखे हैं, जो भी सेलेनियम के कोड लिखे हैं, वो कोड क्या होता है, वो ऑब्वियसली आपके ब्राउजर तक जाएगा। करेक्ट, आपने यहाँ पे अगर कोड लिखा हुआ है कि हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना है या इस बटन पे क्लिक करना है, तो ऑब्वियसली वो कोड आपका ब्राउजर तक जाएगा। करेक्ट, ब्राउजर पे जाने के बाद वो यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स है तो वहां पे टाइप करेगा, कोई अगर बटन है तो उस पर क्लिक करेगा, वो एक्शंस वहां पे परफॉर्म करेगा। और उसके बाद फिर आपको एक एक रिपोर्ट या रिजल्ट भी लाके देगा कि आपका ये कोड सक्सेसफुल था या नहीं था। आपने अगर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करवाया तो टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ, अगर आपने बटन पे क्लिक करवाया तो बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। करेक्ट, ये आपको एक रिस्पॉन्स भी ला के देगा। तो बेसिकली ये जो आपका सेलेनियम स्क्रिप्ट है या कोड है जो भी है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लाइंट। और ये जो आपका ब्राउजर है या आपका वेबसाइट है, इसको हम लोग बोलेंगे सर्वर। और इस प्रोसेस, इस आर्किटेक्चर को हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं, जहां पे आपके क्लाइंट से कुछ जा रहा है आपके सर्वर तक, और आपके सर्वर से वापस कुछ आ रहा है आपके क्लाइंट तक। अगेन मैं इस लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपके क्लाइंट से कुछ जा रहा है सर्वर तक, और आपके सर्वर से कुछ वापस आ रहा है आपके क्लाइंट तक, इस प्रोसेस को, इस फंक्शनैलिटी को, इस फीचर को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अगर आप में से किसी ने एपीआई टेस्टिंग की होगी तो उन्हें ये चीज अच्छे से पता होगी कि एपीआई टेस्टिंग भी हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब हम लोग वापस जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेलेनियम वेब ड्राइवर जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। एंड
is designed to automate the interaction between test script and web browser. That's it. Yes, आपका ये जो सेलेनियम वेब ड्राइवर है ये इसीलिए डिजाइन किया गया है कि ये आपके टेस्ट स्क्रिप्ट मतलब जो भी आपने कोड लिखा है वो और आपका जो वेब ब्राउजर है वो इसके बीच में एक रिलेशन बना सके, एक इंटरेक्शन कर सके। आपने जो भी यहाँ पे कोड लिखा वो और जो भी आपका ब्राउजर है वो इनके बीच में एक ये ब्रिज बनाता है। ओके, एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है कि आपका ये कोड इसके साथ काम कर सके। और वो एक्ट बीच में कौन है, वो कौन है जो इन दोनों को जोड़ रहा है? करेक्ट, वो है हमारा वेब ड्राइवर। वही है हमारा वेब ड्राइवर। ये वेब ड्राइवर ही है वो जो आपके कोड को रीड कर रहा है और इस कोड को ब्राउजर तक लेके जा रहा है, और यही वेब ड्राइवर इस ब्राउजर पे वो सारी चीजों को परफॉर्म कर रहा है। उन सभी चीजों को अगर आप टाइप करवा रहे हैं तो टाइप कर रहा है, क्लिक करवा रहे हैं क्लिक कर रहा है, कुछ चेक कर रहे हैं तो चेक कर रहा है। ये वेब ड्राइवर आपका सभी चीजों को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और फिर यही वेब ड्राइवर आपका वापस एक रिस्पॉन्स भी लेके आ रहा है कि हाँ ये हमारा सही काम किया या नहीं काम किया, क्या इसने क्लिक किया या नहीं किया, या कोड मेरा फेल हो गया, या वेबसाइट लोड नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये वेब ड्राइवर ही आपका कर रहा है। तो ये वेब ड्राइवर आपका इस क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के बीच का एक मीडिएटर है जो कि आपके टेस्ट स्क्रिप्ट को आपके ब्राउजर से कनेक्ट कर रहा है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। इट फॉलो द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जैसा मैंने बताया कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। अब कैसे करता है? वेयर द टेस्ट स्क्रिप्ट कम्युनिकेट्स विद ब्राउजर। आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया हुआ है? टेस्ट स्क्रिप्ट, अब मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्लाइंट। आपने जो टेस्ट कोड लिखा है, आपने जो भी कोड लिखा है उसको हम क्लाइंट मान के चल रहे हैं। एंड दिस कम्युनिकेट्स विथ ब्राउजर, आपका जो ब्राउजर है उसे मैं सर्वर मान के चल रहा हूं। और ये वेब ड्राइवर एपीआई ही है वहां पे बीच में, जो कि आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरेक्शन कर रहा है, आपके कोड और आपके ब्राउजर के बीच में इंटरेक्शन कर रहा है। ओके, सो मैं लास्ट टाइम आपको ये प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा सेलेनियम का स्क्रिप्ट हो गया, बीच में हमारा वेब ड्राइवर है, ये हमारा ब्राउजर हो गया, चाहे वो क्रोम हो या फायरफॉक्स हो, कुछ भी हो। उसके बाद ये वेब ड्राइवर हमारा इस क्लाइंट से, इस सेलेनियम स्क्रिप्ट से कोड लेके जाता है, यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, फिर वापस आपको रिस्पॉन्स भी लेके आता है। अब हम वर्कफ्लो समझते हैं। आखिर वर्कफ्लो क्या है हमारा? ऑब्वियस सी बात है, मैं ये चीज पूरे तरीके से समझ रहा हूँ, मे बी शायद मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अभी आपको काफी सारी टेक्निकल बातें बता रहा हूँ बिना प्रैक्टिकल्स के। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब प्रैक्टिकल्स हम लोग करेंगे तो कभी कभार क्या बहुत सारे बहुत सारे कोर्सेज में क्या होता है कि पहले प्रैक्टिकल करवा दिया जाता है, उसके बाद फिर ये समझाया जाता है। वैसे में दिक्कतें ये आती है ना कि प्रैक्टिकल ही समझ में नहीं आता है कैंडिडेट्स को, क्योंकि वो तो अभी समझ ही रहे हैं इन चीजों को, जो भी बिगनर्स हैं, तो उन्हें समझ में प्रैक्टिकल्स में उन्हें दिक्कत आने लगती है। तो इस हिसाब से क्या होता है ना, वो प्रैक्टिकल्स ही समझ पाते हैं, बाद में ना थ्योरी समझ पाते हैं। इसलिए मैं पहले थोड़ा सा टेक्निकल थ्योरी बता रहा हूँ। मे बी शायद अभी आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकली ये सारी चीजें करेंगे ना, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा ऐसे आर्किटेक्चर हमारा काम करता है, ये हमें वर्कफ्लो समझाने की कोशिश की गई थी। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी जैसे ही हम लोग प्रैक्टिकल्स में घुसेंगे। तो वर्कफ्लो क्या है हमारा सेलेनियम का? सबसे पहला और सबसे मेन काम हमारा क्या होता है? हम लोग टेस्ट स्क्रिप्ट, हम लोग कोड लिखते हैं, जिसे हम लोग बेसिकली एज अ क्यूए टेस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। हम लोग सबसे पहले कोड लिखेंगे। ओके, एंड कोड लिखने के बाद एक टेस्टर ने कोड लिखा, ओके, यूजिंग सेलेनियम वेब ड्राइवर एपीआई। ओके, किसी भी एक लैंग्वेज में लिखा हमने, फॉर एग्जांपल हमने जावा या पाइथन या सी शार्प, किसी एक लैंग्वेज में हमने कोड लिखा सेलेनियम का। उस कोड में क्या होता है, कुछ कमांड्स होते हैं। ओके, अब ये कमांड्स फॉर बिगनर्स जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये कमांड्स जो है वो इसलिए यूज किए जाते हैं कि अगर आपको कुछ टाइप करवाना है, क्लिक करवाना है, यू नो उन सभी चीजों के लिए हम कुछ कमांड्स लिखते हैं। तो हमने कोड लिख दिया, सीधा सा बात ये है, हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने कोड लिख दिया है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है? एक सेकंड आप मेरे को देना, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ सॉरी, ओके। उसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होता है कि हमारा वेब ड्राइवर फिर आता है हमारे एक्शन। आपने जो भी कोड लिखा है, आपने जो भी हाई लेवल कोड लिखा है, वो क्या करता है, उस कोड को वो
स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में चेंज कर देता है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब कि कुछ कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो लैपटॉप है या आप जिस भी डिवाइस पे आप कोड लिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इसको कोड ही समझते हैं। आपका जो डिवाइस है वो तो मशीन कोड ही समझेगा, वो जो 0101 इतना ही जानता है, करेक्ट। तो ये वेब ड्राइवर एपीआई की जिम्मेदारी है कि वो आपके कोड को मशीन कोड में चेंज करे। Okay? और फिर यही वेब ड्राइवर आपके ब्राउजर से कम्युनिकेट भी करेगा। आपके ब्राउजर से ये वेब ड्राइवर बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। उसके लिए भी प्रोटोकॉल है, W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल। अगेन ये टर्म देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है सेट ऑफ रूल्स। अगर आप डे टू डे लाइफ की भी बात करें तो आपने भी सुना होगा कि अगर कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी में जो कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करे, प्रोटोकॉल होता है क्या? जस्ट सेट ऑफ रूल्स। हम लोग सेट ऑफ रूल्स के अपग्रेडेड वर्जन को हमने प्रोटोकॉल नाम। तो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ये वेब ड्राइवर हमारा ब्राउजर से कांटेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा। उसके बाद अब आते हैं ब्राउजर के ऊपर, जो कि हमारा सर्वर कहलाएगा एक तरीके से। ब्राउजर क्या होता है? एक ब्राउजर ड्राइवर होता है, एक ब्राउजर ड्राइवर होता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर हमने सेलेनियम का कोड लिखा और अगर हम लोग क्रोम ब्राउजर के साथ काम करना चाहते हैं तो हमें क्रोम ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें क्रोम ब्राउजर के साथ करना है तो क्रोम ड्राइवर की। ये सारी चीजें मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी कंफ्यूजिंग लग सकती है, प्रैक्टिकल्स के बाद सारी चीजें इजी हो। तो वो जो हमारा ब्राउजर ड्राइवर है, क्रोम ड्राइवर है, वो क्या करता है? वो वेब ड्राइवर को लेके जाएगा आपके एक्चुअल ब्राउजर। अगर आप क्रोम ड्राइवर के साथ काम कर रहे हो तो आपके वेब ड्राइवर को क्रोम ब्राउजर के पास लेके जाएगा। अगर आप फायरफॉक्स ब्राउजर के साथ काम कर रहे हो तो उसको ये फायरफॉक्स ब्राउजर के पास लेके जाएगा। तो उन सारी चीजों को लेके जाता है अपने एक्चुअल ब्राउजर। और वहां पे फिर एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दो कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक मीडियम होता है जिस मीडियम से कोई भी एपीआई ट्रैवल करता है। ओके, एचटीटीपी रिक्वेस्ट एक मीडियम होता है जिस मीडियम से कोई एपीआई ट्रैवल करता है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारा वेब ड्राइवर इज काइंड ऑफ एपीआई। वेब ड्राइवर जो बनाते हैं लेकिन एपीआई होता है, और एपीआई क्या होता है? जो दो सिस्टम्स के बीच में कनेक्शन बैठ रहा है, इसे एपीआई बोलते हैं। तो हमारा वेब ड्राइवर जो अभी हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट में था, वो सीधे हमारे एक्चुअल ब्राउजर में आ गया। वो सीधे हमारे एक्चुअल ब्राउजर में आ गया इसकी मदद से एचटीटीपी रिक्वेस्ट किया। और फिर हमारे एक्चुअल ब्राउजर में कुछ एक्शंस किए जाएंगे, जैसे कि क्लिक हो या स्क्रॉल हो या टाइप हो या सिलेक्शन हो, ड्रॉप डाउन हो, बाइसेंस हो। उसने अपना वहां पे उसने अपना वहां पे सारा का सारा एक्शन परफॉर्म कर लिया वेब ड्राइवर ने वहां पे। और वहां पे एक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या हुआ? ब्राउजर ने वापस उस वेब ड्राइवर को भेज दिया कुछ रिजल्ट के साथ, या तो सक्सेस रिजल्ट के साथ या फेलियर के साथ, या एक्सेप्शन होगा या कोई कोई प्रॉब्लम होगी या सब कुछ सही हो गया। तो हमारे ब्राउजर ने हमारे वेब ड्राइवर को वापस भेज दिया हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट के पास, ये आपका रिजल्ट है, ये आपका टेस्ट किस पास हुआ था, फेल होता है, ऐसा कुछ करके। तो ये था हमारा आर्किटेक्चर और ये था हमारा वर्कफ्लो। और जितना इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है या शायद मैंने समझाया है, ये बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट वे था। इससे ज्यादा इजी वे मैंने अभी तक कहीं किसी और टीचर्स को नहीं देखे तो इतने इजी वे में समझा सकता। बस हाँ, इसमें कुछ टर्म्स होंगे जो मे भी आपको डिफिकल्ट लगे होंगे। W3C वेब ड्राइवर प्रोटोकॉल क्या है, HTTP रिक्वेस्ट है, तो आपको इतना ही पता है, आप इस चीज़ को बस मेमोराइज कर ले कि W3C प्रोटोकॉल क्या होता है। ये एक सेट ऑफ रूल्स है जिन रूल को फॉलो करके ही वेब ड्राइवर अपना काम करता है। और HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है? तो ये एक जरिया है जिस जरिए से आपका वेब ड्राइवर यू नो आपका वेब ड्राइवर जो है वो आपके एक्चुअल ब्राउजर के साथ कनेक्शन बैठा सकता है। तो बाकी तो बहुत ही इजी था, मैंने जैसा आपको बताया कोड लिखा, अपना वेब ड्राइवर आपके ब्राउजर पर गया, वहां पर उसने एक्शन परफॉर्म किया, फिर वापस वो एक रिजल्ट के साथ। अब हमारा कोड जावा स्टार्ट होगा। अब हमारा कोड जावा स्टार्ट होने लगा। तो अब हमें पहले ही समझना होगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले बताया था, मतलब मैं उस कंटेंट पे जाऊँ, हमने पहला ये सेक्शन खत्म कर दिया। तो ये पहला सेक्शन पूरे तरीके से खत्म कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी इसमें छोड़ा था, हर एक चीज मैंने आपको अच्छे से समझा था। उसके बाद हमारा मेन प्लान तो यही था कि मैं पहले सेलेनियम का सेटअप करूंगा। अरे, और सेलेनियम के सेटअप के बाद फिर मैं आपको कुछ बेसिक समझाने के बाद मैं आपको कोर जावा बनूंगा।
हमारा प्लान ये था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको सेलेनियम का सेटअप करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें जावा का भी सेटअप करना ही पड़ेगा। तो बिना जावा के सेटअप पे तुम सेलेनियम पे काम कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए मैं अभी कोर जावा का एटलीस्ट जावा सेटअप में आपको समझा, तो जावा सेटअप में आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग सेलेनियम के सेटअप पे डायरेक्टली चले। तो हाउ टू सेटअप जावा एंड आईडीई। सबसे पहली चीज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। ये तो मैंने पहले दिन कहा था कि मैं सभी को बिगनर मान के चलूंगा, उसी हिसाब से जावा क्या है, व्हाट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इवन इवन बहुत सारे ट्रिकी इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो ज्यादा डीप पूछने के बजाय बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डीप क्वेश्चंस को ही रट के जाते हैं। अरे ऊप्स कौन से पूछ सकते हैं, या फिर एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है, या मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, हम लोग इतना पढ़ के जाते हैं। लेकिन जावा क्या, अगर ये मैं किसी से पूछ दूं तो मैक्सिमम इंप्लॉयज नहीं बता पाएंगे अभी कि जावा है। तो मैं बताता हूँ जावा की फर्स्ट चीज ये कि अगर आपको किसी से बात करनी है, अगर आपको किसी से बात करनी है, तो मान लेते हैं अगर आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप क्या करोगे, आप उससे बात करोगे तो आप हिंदी में ही बात करोगे। अगर उसे हिंदी आती तो आप तो हिंदी में ही बात करोगे। भले ही आपको हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, इंग्लिश, चाइनीज, बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती है, डजेंट मैटर। उसे जो लैंग्वेज समझ में आती है आप उसी लैंग्वेज में उससे बात करोगे। करेक्ट। वैसे ही अगर आपको किसी अमेरिकन पर्सन से बात करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको किसी चाइनीज पर्सन से बात करनी है तो आपको चाइनीज आनी चाहिए। अगर आपको किसी जापानी पर्सन से बात करनी है आपको जापानीज आनी चाहिए। वैसे ही अगर आपको अपने लैपटॉप से बात करनी है, अगर आपको अपने लैपटॉप से बात करनी है तो आपको लैपटॉप को समझ में आने वाली लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे चाइनीज एक लैंग्वेज है, वैसे जावा भी एक लैंग्वेज, जावा भी एक लैंग्वेज, दैट्स इट। अब वो लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि हम उस लैंग्वेज का यूज करके कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, और उस प्रोग्राम्स को हमारा ये मशीन, हमारे लैपटॉप समझ सकता है। जो प्रोग्राम्स क्या है कि वो प्रोग्राम्स कोई और नहीं समझ पाएगा, लेकिन आपके लैपटॉप समझ पाएगा। अगर आपने कुछ प्रोग्राम लिख दिया अपने लैपटॉप में कि हमको ये आप करके दो, या हमको ये टू का टेबल लिख के दे दो, या हमको एक कैलकुलेटर बना के दे दो, तो वो प्रोग्राम समझ। तो बेसिक डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूं, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम अपने मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। सीधा सा जवाब। तो अभी आईडीई क्या है, आईडीई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडीई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये है क्या, ऑब्वियस सी बात है कि चलो अगर आपको जावा का कोड लिखना है तो आप कहाँ लिखते हो। जैसे हमारे सिस्टम में आप देख पा सकते हैं, मैं अभी ये शो कर रहा हूँ, जैसे मेरे सिस्टम में देख सकते हैं नोट पैड भी है मेरे पास। करेक्ट, मैंने जस्ट अभी नोट पैड खोला, मैं चाहूँ तो मैं नोट पैड में कुछ भी लिख सकता हूँ। करेक्ट, ये नोट पैड प्लस प्लस है एक्चुअली। अगर मैं चाहूँ तो मैं, चलिए मैं नोट पैड खोलता हूँ, सिंपल नोट पैड मैंने खोल लिया। अरे अब ये सिंपल नोट पैड में चाहूंगा तो मैं कुछ कुछ लिख सकता हूँ। करेक्ट। तो मुझे तो कुछ भी लिखना है तो मुझे तो कोई जरिया तो चाहिए होगा। तो आप अगर चाहोगे तो आप अपने जावा का कोड ये सिंपल नोटपैड में भी लिख सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हो, बहुत इजी, आप यहाँ पे लिख सकते हो, नो डाउट। लेकिन क्या है कि आपको ज्यादा दिक्कतें होंगी। पर अगर हम एक ऐसे नोटपैड या एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करें जहां पे आप अपने जावा का कोड इजीली लिख सकते हो, आपको कुछ सजेशंस भी मिल जा रही हैं, सारा कुछ खुद पे खुद हो रहा है ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटो सजेशंस आपको आ रहा है, तो ज्यादा बेटर। तो इसी के लिए आईडीई का यूज किया जाए। और हम लोग जिस आईडीई का यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटेलिजेंट। पहले मार्केट में इक्लिप्स भी था, बहुत सारे बहुत सारे आपके पास कोड्स थे, बहुत सारे आपके पास मार्केट में टूल्स थे। इक्लिप्स भी है, पाइचार्म भी है, विजुअल कोड स्टूडियो भी है। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट वो इंटेलिजेंट है, और ये बहुत सारी कंपनियां यूज भी करती है आजकल। तो मैं इंटेलिजेंट पे काम, इंटेलिजेंट आपका आईडी है जिसमें आप जावा का कोड लिखना। आज एक काम करते हैं, तुम लोग आज इंटेलिजे का सेटअप कर लेते हैं, पहले इंटेलिजे डाउनलोड करके देख लेते हैं। उसके बाद आई थिंक लाइक कल मैं जावा का सेटअप में करवा, जावा का एक बार मैं सेटअप करूंगा तो मुझे आधा घंटा 40 मिनट से ऊपर ही लगेगी हर चीज आपको समझाने, तो छोटा सेटअप नहीं होगा। तो इंटेलिजे का मैं फिलहाल आज अब इंटेलिजे का सेटअप हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं विजुअल आपको स्टूडियो जान। कोड भी यूज कर सकते हैं ना। सॉरी, विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड से कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर इंटेलिजे ओके, ठीक है मैं कर लेता हूँ अभी। आइडिया।
सो इंटेलिजे डाउनलोड, मैं इंटेलिजे इसलिए भी प्रेफर करता हूँ क्योंकि आप बता रहा हूँ, इंटेलिजे क्या है कि वो स्पेसिफिकली जावा के लिए डिजाइन किया गया। विजुअल कोड स्टूडियो में आप पाइथन का भी कोड लिख सकते हो, जावा का भी लिख सकते हो, सी शार्प भी लिख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। लेकिन हर 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 टूल की अपनी एक एक्सपर्टीज है। जैसे पाइचार्म हो गया, वो भी एक आईडी है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज सिर्फ और सिर्फ पाइथन के लिए है। करेक्ट। वैसे ही विजुअल कोड स्टूडियो भी है, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज आपके लिए, आपको सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के लिए, आप जावा को कोड लिख सकते हो, लेकिन वो बेटर कंपेटिबल है फॉर जावा स्क्रिप्ट कोड या एचटीएमएल। और इंटेलिजे बेटर कंपेटिबल है फॉर जावा, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो आपको सिर्फ इंटेलिजे डाउनलोड सर्च करना है। आप ये पहले वाले लिंक पे आ सकते हो, डाउनलोड इंटेलिजे आईडी। इसमें आप जाओगे अंदर, और आपको नीचे आना है, क्योंकि ये जो पहला वाला वर्जन देख रहे हो, ये इंटेलिजे अल्टीमेट है, ये एक पेड वर्जन। करेक्ट। आपको 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, कुछ आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, बट आफ्टर 30 डेज वो आपका फ्री ट्रायल चला जाएगा, आपको पैसे लगाने पड़े। बट हमें जरूरत भी नहीं अल्टीमेट, हमारा काम कम्युनिटी एजुकेशन एडिशन से हो जाएगा, जो कि आपको जस्ट नीचे मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पे आओ, डाउनलोड पे क्लिक करो, और ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाए। क्योंकि 947 MB का है, आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लेगा सिस्टम में। Yes. आज मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा। एक काम करते हैं, इसको पॉज कर देता हूँ। तो इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाना हो। सी ओके, अभी तो यहाँ पे कुछ वैसे है नहीं कि मैं आपको शो कर सकूँ, मेरे पास बाय डिफॉल्ट पहले से भी नहीं है। कोई वॉलंटियर करना चाहेगा मेरे साथ? अगर किसी ने अपने सिस्टम में जस्ट इंटेलिजेंट आइडिया डाउनलोड किया हो, तो मैं उनका स्क्रीन शेयर करवा के चीज कर सके सेटअप। सर मैं सॉरी। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। श्योर, आप आपका डाउनलोड हो गया? यस सर, ऑलरेडी डाउनलोडेड है मेरे पास। तो आपके पास एक सीरीज रहेगा, तो आप शेयर फिर कर। मैं ओ नो नो नो, ये तो आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ऑलरेडी डाउनलोडेड तो मेरे पास भी ऑफिस वर्ड है। अच्छा, मुझे मतलब वो स्टार्टिंग से। मुझे वो ओके। इंस्टॉलेशन प्रोसेस एक्चुअली दिखाना है। आपके पास एक्सी फाइल है आपके सिस्टम में भी? भाई आपके पास एक्सी फाइल है आपके सिस्टम में भी? हाँ सर, वो मैं चेक कर रहा हूँ। आ जाए, शुरू शुरू। मीनवाइल, अगर बाकियों में से किसी के पास exe फाइल हो, या किसी ने डाउनलोड कर लिया हो अभी। सर मेरे पास ये एक्सी फाइल तो नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, मैं वर्बली भी बता देता हूँ। दैट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, बहुत हम्म। सिंपल सी चीज। हम उम्मीद करता हूँ कि अभी भी मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। तो यस सर। बहुत ही सिंपल वे है। आपको सीधा जाना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मेरे को इस फाइल पे नहीं आना है, आपको राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आ जाएगा। उस ऑप्शन पे आप क्लिक करते ही आपको कोई भी कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं करना है। एक पेज ऐसा आएगा जब वहां पे आपको कुछ चेक बॉक्सेस मिलेंगे, आप उन सारे चेक बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे। आप उन सारे चेक, एक ही चेक बॉक्स आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, सभी चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर लेना। आपको सिंपली नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना है, जैसे आप यूजली किसी भी सिंपल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आपको ये इंटेलिजेंट भी इंस्टॉल करना, और लास्ट में आपको फिनिश पे क्लिक करके खत्म कर देना, बस हो गया। वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपको ओपन करने का जैसे ऑप्शन आता है, आप उसको ओपन करोगे तो आपके सामने जो सबसे पहली चीज आएगी, वो आपके सामने आएगी, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहली चीज आएगी, या तो ओपन अ न्यू प्रोजेक्ट, ओपन अ प्रोजेक्ट, या क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ऐसा आपके सामने ऑप्शन आएगा। मैं अभी अपने सिस्टम में इंटेलिजेंट देख सकता हूँ कि मेरे सिस्टम में भी इंटेलिजेंट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये इंटेलिजेंट ओपन, लेकिन लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम अगर आपने इंटेलिजेंट डाउनलोड किया है,
तो शायद आपको ये डिफरेंस नहीं मिले। आपके सामने आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग या फिर create a new project, ऐसा आपको ऑप्शन देंगे। आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। आपको क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो क्या ऑप्शन आएगा आपको? तो आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे। जैसे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको क्या ऑप्शन आएगा? जैसे मैं अभी सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बेसिकली सर, आवाज आ रही मेरी आवाज में हाँ सर ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स डू वन थिंग गाइस। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आज पता नहीं आज मेरे पास प्रोवाइड किया तो काम करते हैं, सेटअप भी कल ही कर लेंगे। इंटेलिजेंट का मैं आपको इंस्टॉलेशन उसमें सारा कुछ मैं आपको स्टार्टिंग से आई होप आज का सेशन आपको ऊपर से समझ में आया होगा, आपने आर्किटेक्चर ठीक से समझा होगा, वर्कफ्लो ठीक से समझा। कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स आज के सेशन में? ओके, साइलेंस मींस नो आई थिंक। तो ओके ठीक है गाइस, कल हम लोग फिर मिलते हैं इसी सेम टाइम पे। और कल हम लोग टाइमिंग का पूरा सेटअप करते हैं जावा टाइमिंग का और हमने टाइमिंग का डिस्कस किया था क्या, मॉर्निंग या इवनिंग? मैंने चेक किया था टाइमिंग पे, बट अभी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन टाइमिंग तो यही है। बट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे सकता हूँ। आप तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं टाइमिंग के लिए, अगर आपको लोग कोई अगर आपको अलग टाइमिंग चाहिए तो। Fine. डोंट वरी, होपफुली ट्रेनर मैं ही रहूंगा। अगर आपको मतलब अगर आप मेरे से कनेक्शन बैठा सकते हैं अभी तक, आपको अगर मेरा समझने का तरीका समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली ट्रेनर मैं ही रहूंगा, उसके लिए आप टेंशन के लिए मतलब टाइमिंग अगर किसी को चेंज करवाने की जरूरत है तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे सकता हूँ, उससे आप बात करें। मैं अभी खुद भी एक कॉन्टेक्ट नंबर दे मैंने ये दे दी है। टाइमिंग से रिलेटेड आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते। ठीक ठीक है सर। हम्म, थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। कल हम लोग फिर इंटेलिजे के जावा का सेटअप करेंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। बाय। गुड नाइट।